हेलो स्टूडेंट, आज हम हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद पढ़ने जा रहे हैं। इस अध्याय में हम 1920 के दशक से आगे भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के समय कब, क्या और कैसे हुआ, इन सब का अध्ययन करेंगे। भारतीय इतिहास का रूप बहुत बड़ा है। अंग्रेजी शासन के पहले भारत एक बड़ी शक्तिशाली और विकसित देश था। यह वह समय था जब भारत पर गुप्त साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत आदि का शासन था, परंतु ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी बनकर आई और आर्मी बढ़ाने लगी। इसके कारण प्लासी युद्ध हुआ और अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा कर लिया, जिससे ब्रिटिश राज स्थापित हो गया। परंतु आज भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है। यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ नए प्रकार के राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। स्वयं की पहचान के बारे में लोगों में एक नई प्रकार की भावना का विकास हुआ। बदलती सोच के कारण राष्ट्र के प्रति लगाव के भावना का विकास हुआ। बदलती सोच के कारण राष्ट्र के प्रति लगाव के भाव पैदा होने लगे। नए प्रतीकों, चिन्हों, गीतों और विचारों के माध्यम से नए संपर्क स्थापित हुए और समुदायों की सीमा पुनः परिभाषित हुई। वियतनाम और दूसरे उपनिवेशों की भांति भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद यानी अंग्रेजों के समय विरोधी आंदोलन के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई है। औपनिवेशिक शासकों के विरुद्ध संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे। उत्पीड़न और दमन के साझा भाव ने विभिन्न समूहों को एक दूसरे से बांध दिया था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इन समूहों को एकत्रित करके एक विशाल आंदोलन खड़ा किया, परंतु इस एकता में टकराव के भी बिंदु निहित थे। इस अध्याय में हम असहयोग आंदोलन तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में भी अध्ययन करेंगे। पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग। 1919 के बाद सालों में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन नए इलाकों तक फैल गया था। उसमें नए सामाजिक समूह शामिल हो गए थे और संघर्ष की नई नई पद्धतियां आ रही थीं। सबसे पहली बात यह है कि विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी। 1913 से 1918 के बीच कीमतें दुगना हो गईं, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं और गांवों में सिपाहियों की जबरन भर्ती किया गया, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था। 1918 से 19 तक और 1920 से 21 में देश के बहुत सारे हिस्सों में फसलें खराब हो गईं, जिसके कारण खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो गया। उसी समय फ्लू की महामारी फैल गई। 1921 की जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए। लोगों को यह उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद उनकी मुसीबतें कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी समय एक नया नेता सामने आया और उसने संघर्ष का एक नया तरीका पेश किया। वह नया नेता महात्मा गांधी के रूप में नेतृत्व में सामने आया। सत्याग्रह का विचार। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे। इससे पहले से वे दक्षिण अफ्रीका में थे। उन्होंने एक नए तरह के जन आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए वहां की नस्लभेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया और इस पद्धति को सत्याग्रह कहते थे। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था। इसका अर्थ यह था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है और संघर्ष अन्याय के विरुद्ध है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। गांधी जी का यह विश्वास था कि अहिंसा का यह मार्ग सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया और दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह किया। फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा जिले के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। वे चाहते थे कि लगान वसूली में ढील दी जाए। 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखाने के मजदूरों के भी सत्याग्रह चलाने के लिए अहमदाबाद जा पहुंचे।
गांधी जी केवल राजनीतिक स्वतंत्रता ही नहीं चाहते थे, बल्कि जनता की आर्थिक, सामाजिक, आत्मिक उन्नति भी चाहते थे। इस भावना से प्रेरित होकर उन्होंने ग्रामोद्योग संघ, तालीमी संघ यानी प्राथमिक शिक्षा तथा हरिजन संघ की स्थापना की। उन्होंने कुटीर उद्योग के विकास पर भी बल दिया। खादी उनकी आत्मनिर्भरता एवं आर्थिक कार्यक्रम का प्रतीक था। उन्होंने कहा था कि खादी वस्त्र नहीं, एक विचारधारा है। सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर उन्होंने बल दिया। उन्होंने यह भी कहा कि सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत विनाशकारी शस्त्रों के मामले में ब्रिटेन का मुकाबला नहीं कर सकता है। इस कामयाबी से उत्साहित गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के नाम से एक प्रकार का कानून बनाया। भारत में क्रांतिकारियों के दमन के लिए भारत सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। इसकी अवधि युद्ध काल तक ही थी। क्रांतिकारी गतिविधियों को समाप्त करने के उद्देश्य से न्यायाधीश सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। समिति ने परामर्श दिया कि देश में शांति स्थापित करने के लिए 2 अधिनियम बनाए जाने आवश्यक हैं। समिति की सिफारिश पर सरकार ने केंद्रीय सभा में 2 विधेयक प्रस्तुत किए। 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित हुआ। इस अधिनियम के द्वारा मजिस्ट्रेटों को प्रारंभिक छानबीन के बाद किसी भी क्रांतिकारी को गिरफ्तार करने का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम का संपूर्ण देश में विरोध किया गया, परंतु ब्रिटिश सरकार पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। रॉलेट एक्ट के विरोध में 30 मार्च 1919 व 6 अप्रैल 1919 को संपूर्ण देश में हड़ताल की गई। अनेक स्थानों पर भीड़ों पर गोलियां चलाई गईं। 7 अप्रैल को गांधी जी को गिरफ्तार करने के बाद रिहा कर दिया गया। विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया और रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए। दुकानें बंद हो गईं। इस व्यापक जन उभार से चिंतित और रेलवे व टेलीग्राफ जैसी संचार सुविधाएं के भंग हो जाने की आशंका से भयभीत अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन करना शुरू कर दिया। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। इसके बाद लोग बैंकों, डाकखानों और रेलवे स्टेशनों पर हमला करने लगे। मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और जनरल डायर ने कमान संभाल ली। इन समस्त कारणों से रॉलेट एक्ट को काला कानून की भी संज्ञा दी गई। जालियांवाला बाग हत्याकांड भी शुरू हो गया। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले सालाना बैसाखी मेले में भाग लेने के लिए जालियांवाला बाग मैदान में एकत्रित हुए थे। बहुत से लोग सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून का विरोध करने के लिए भी एकत्रित हुए थे। चारों ओर से यह मैदान बंद था। शहर से बाहर जाने होने के कारण वहां जुटे लोगों को यह पता भी नहीं था कि क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू किया गया है। जनरल डायल हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और जाते ही उसने मैदान से बाहर निकलने के एकमात्र रास्ते को बंद कर दिया। इसके बाद उसके सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। अचानक गोली चलने के कारण सैकड़ों लोग मारे गए। जालियांवाला बाग नृशंस हत्याकांड का समाचार तीव्रता से फैला। उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर आ गए। हड़ताल होने लगी। लोग पुलिस में मोर्चा लेने लगे। सरकारी भवनों पर हमला होने लगा। सत्याग्रहियों को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए सड़क पर घिसट कर चलने और ब्रिटिश अधिकारियों को सलाम मारने के लिए बाधित किया। अंग्रेजी सरकार ने लोगों को कोड़े मारे गए और पंजाब के गांव गुजरावाला पर बम बरसाए गए। हिंसा फैलते देख महात्मा गांधी ने आंदोलन को वापस ले लिया। रॉलेट सत्याग्रह बहुत बड़ा आंदोलन तो था ही, किंतु अभी तक वह मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक ही सीमित था। महात्मा गांधी ने पूरे भारत में अधिक जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे। महात्मा गांधी का मानना था कि हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे से जोड़े बिना ऐसा आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी। इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता खलीफा ऑटोमन सम्राट पर एक बहुत कठोर
शांति संधि थोपी जाएगी, ऐसा सोचा। खलीफा की तत्कालीन शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों भाइयों के साथ साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्रवाई की संभावना खोजने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू की। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने दूसरे नेताओं को इस बात पर भी राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया जाना चाहिए। असहयोग ही क्यों? चलिए आइए इस पर चर्चा करते हैं। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज जो 1909 में प्रसारित हुई थी में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। असहयोग के विचार से आंदोलन में बदलने के लिए गांधी जी का सुझाव था कि असहयोग आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई पदवियां लौटा देनी चाहिए और सरकारी नौकरियों, सेना, पुलिस, अदालतों, विधायी परिषदों, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। सन 1920 में गर्मियों में गांधी जी ने और शौकत अली ने आंदोलन के लिए समर्थन जुटाते हुए देश भर में यात्राएं करने लगे। कांग्रेस की आशंका थी। कांग्रेस के बहुत से लोग गांधी जी के प्रस्तावों पर सशंकित थे। वे नवंबर 1920 में विधायी परिषद के लिए होने वाले चुनाव का बहिष्कार करने में हिचकिचा रहे थे। उन्हें भय था कि इस आंदोलन में लोग हिंसा कर सकते हैं। खींचतान दोनों पक्ष में चलती रही। अंततः दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ और असहयोग कांग्रेस कार्यक्रम के लिए स्वीकृति दी गई। आंदोलन के भीतर भी अलग अलग धाराएं थीं। असहयोग खिलाफत आंदोलन एक साथ जनवरी 1921 में प्रारंभ हुए। अच्छी बात तो यह थी कि सभी सामाजिक समूहों ने स्वराज के आह्वान को स्वीकार किया, किंतु चिंता की बात यह भी थी कि उनके लिए आंदोलन का अर्थ अलग अलग था। अब शहरों में आंदोलन शुरू हुए। आंदोलन का प्रारंभ शहरी मध्य वर्ग की भागीदारी से हुआ। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। हेडमास्टरों और शिक्षकों ने त्यागपत्र दे दिए। वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिया और मद्रास के अतिरिक्त अधिकतर प्रांतों में परिषद चुनाव का बहिष्कार किया गया। आर्थिक मुद्दे पर असहयोग का प्रभाव और भी अधिक आश्चर्यजनक रहा। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई और विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी। सन 1921 से सन 1922 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया था। आयातित कपड़ों का मूल्य 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ रह गया। अब जब बहिष्कार आंदोलन फैला तो लोग आयातित कपड़े को छोड़कर केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे, तो भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों का भी उत्पादन भी बढ़ने लगा। शहरों में आंदोलन धीमा भी होने लगा। इसका भी कुछ कारण था। कुछ समय बाद यह धीमा इसलिए पड़ने लगा क्योंकि खादी का कपड़ा मिलों में बड़े पैमाने पर बनने वाले कपड़ों की तुलना में प्रायः महंगा होता था और गरीब उसे नहीं खरीद सकते थे। वे मिलों के कपड़े का लंबे समय तक बहिष्कार नहीं कर सकते थे और वापस वह अपने काम पर जाने लगे। वैकल्पिक संस्थानों की स्थापना की प्रक्रिया बहुत धीमी थी। परिणाम स्वरूप विद्यार्थी और शिक्षक सरकारी स्कूलों में लौटने लगे और वकील दोबारा अदालतों में दिखाई देने लगे। ऐसा नहीं था कि इस आंदोलन का प्रभाव सिर्फ शहरों में ही पड़ा, ग्रामीण इलाकों में भी पड़ने लगा। शहरों से बढ़कर असहयोग आंदोलन देहातों में भी फैल गया। युद्ध के बाद भी देश के विभिन्न भागों में चले किसान और आदिवासियों के संघर्ष भी इस आंदोलन में समा। अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। बाबा रामचंद्र इससे पहले फिजी में गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे।
उनका आंदोलन तालुकेदारों और जमींदारों के खिलाफ था, जो किसानों से भारी भरकम लगान और तरह तरह के वसूल कर रहे थे, यानी टैक्स वसूल रहे थे। किसानों को बेगार भी करनी पड़ती थी। उनके पास अपना कोई जमीन नहीं था, कोई भूमि नहीं थी। वे पट्टे पर काम करते थे। उन्हें बार बार पट्टे की जमीन से हटा दिया जाता था ताकि जमीन पर उनका कोई अधिकार स्थापित न हो सके। किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए, बेगार खत्म हो और दमनकारी जमींदारों को सामाजिक बहिष्कृत किया जाए। बहुत सारे स्थानों पर जमींदारों को नाई धोबी की सुविधाओं से भी वंचित करने के लिए बंद का फैसला लिया। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांवों का दौरा किया, गांव वालों से बातचीत की और उनकी व्यथा समझने का प्रयास किया। जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र तथा कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन कर लिया गया। महीने भर में इस पूरे क्षेत्र के गांवों में संगठन की 300 से अधिक शाखाएं बन चुकी थीं। जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ तो कांग्रेस ने अवध के किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन किसानों के आंदोलन में ऐसे स्वरूप विकसित हो चुके थे जिनसे कांग्रेस का नेतृत्व प्रसन्न नहीं था। सन 1921 में जब आंदोलन तेज हुआ तो तालुकेदारों और व्यापारियों के मकानों पर हमले होने लगे, बाजारों में लूटपाट होने लगी, अनाज के गोदामों पर आंदोलनकारियों द्वारा कब्जा कर लिया गया। बहुत सारे स्थानों पर स्थानीय नेता किसानों को समझा रहे थे कि गांधी जी ने घोषणा कर दी है कि अब कोई लगान नहीं भरेगा और जमीन गरीबों में बांट दी जाएगी। बगानों में भी स्वराज फैलने लगा। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। महात्मा गांधी के विचारों से स्वराज की अवधारणा के बारे में मजदूरों की अपनी समझ थी। असम के बागानी मजदूरों के लिए स्वतंत्रता का अर्थ था कि वे उन चार दीवारी से जब चाहे आ जा सकते थे जिनमें उनको बंद रखा गया था। सन 1859 के इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट के अंतर्गत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना आज्ञा बागान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी और यह आज्ञा उन्हें कभी कभी मिलती थी। जब मजदूरों ने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर अपने अधिकारियों की अवहेलना करने लगे। उन्होंने बागान छोड़ दिए और अपने घर को चल दिए। उनको लगता था कि अब गांधी राज आ गया है, इसलिए अब तो प्रत्येक गांव को जमीन मिल जाएगी, लेकिन वह अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए। रेलवे पर ही उनको स्टीमरों की हड़ताल के कारण वे रास्ते फंस गए और उन्हें पुलिस ने पकड़ा और बुरी तरह से पिटाई की। इसमें बच्चे और स्त्रियां ज्यादा परेशान हुई और फिर गांधी जी ने फिर से असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी का यह सोचना था कि आंदोलन को करने से पहले लोगों को पढ़ाना और समझाना होगा कि आंदोलन का लक्ष्य क्या है, उसका तरीका क्या है और उसके क्षेत्र के बारे में उनको समझाना होगा। इस हिसाब से स्थानीय लोगों ने स्वराज शब्द का अर्थ अपने अपने हिसाब से निकाल लिया। उनके लिए यह एक ऐसे युग का द्योतक था जब सारे कष्ट और सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। फिर भी आदिवासियों ने गांधी जी का नाम का नारा लगाया। स्वतंत्र भारत की हुंकार भरी तो अखिल भारतीय आंदोलन से भी कहीं न कहीं भावनात्मक स्तर पर जुड़े हुए लोग आगे आए। जब वे महात्मा गांधी का नाम लेकर काम करते थे, उनका नारा लगाते थे, तो वे अपने आंदोलन को कांग्रेस के आंदोलन से जोड़कर देखते थे तो वास्तव में एक ऐसे आंदोलन का अंग बन जाते थे जो उनके क्षेत्र तक सीमित नहीं था। अब सविनय अवज्ञा की ओर आंदोलन स्टार्ट हो गया। इस आंदोलन में कुछ लोग भी शामिल थे जिन्हें अंग्रेजों ने पकड़ के मौत के घाट भी उतार दिया था। उसके पहले जो आंदोलन था, सविनय अवज्ञा की पहले जो आंदोलन था स्वराज वाले में, अशफाक उल्ला खां, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, भगत सिंह, दिनेश चंद्र गुप्ता, इन लोगों की कलेक्टर डगलस ने हत्या कर दी थी। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कर लिया। महात्मा गांधी को लगता था कि आंदोलन हिंसक होता जा रहा है
और सत्याग्रहियों को व्यापक प्रशिक्षण की आवश्यकता है। कांग्रेस के कुछ नेता इस प्रकार के जन संघर्षों से थक गए थे। वे सन 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में भाग लेना चाहते थे। ये परिषदें लोकतांत्रिक संस्था नहीं थीं। C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन कर लिया। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता उग्र आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए अपना दबाव बनाए हुए थे। विरोधी हिंसा के से स्वराज चाहते थे। विश्वव्यापी मंदी के कारण सन 1926 से कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगी थीं और सन 1930 के बाद तो पूरी तरह धराशायी हो गई। कृषि उत्पादों की मांग घटी और निर्यात कम होने लगा तो किसानों को अपनी उपज बेचना और लगान चुकाना भी बहुत मुश्किल हो गया था। सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया। राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठित किए गए इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देने थे। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। आयोग के सारे सदस्य अंग्रेज थे। सन 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक के नारों से किया गया। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया। यह तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की प्रतिज्ञा करेंगे। लेकिन इस ओर बहुत ही कम लोगों ने ध्यान दिया। अब स्वतंत्रता के इस अमूर्त या अस्पष्ट विचार को रोजमर्रा जिंदगी के ठोस मुद्दों से जोड़ने के लिए महात्मा गांधी को कोई और रास्ता ढूंढना था। तब उन्होंने नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू। देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक दिखा। 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय इरविन को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया, जिनमें से कुछ सामान्य मांगे थीं, जबकि कुछ मांगे उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक विभिन्न समूहों से जुड़ी हुई थीं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक के कर को, टैक्स को खत्म करने के बारे में थी। नमक का अमीर गरीब सभी प्रयोग करते थे। यह भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसलिए नमक पर कर को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बनाया था। महात्मा गांधी का यह पत्र एक अल्टीमेटम चेतावनी की तरह था। उन्होंने लिखा था कि यदि 11 मार्च तक उनकी मांगें नहीं मानी गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। इरविन झुकने को तैयार नहीं थे। परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी ने अपने 78 विश्वस्त सहयोगियों के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी। गांधी जी और उनके सहयोगियों ने 24 दिन तक प्रत्येक दिन लगभग 10 मील का सफर तय किया। इसे दांडी यात्रा के नाम से जाना जाता है। 6 अप्रैल को वह दांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया। यह कानून का उल्लंघन था। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो चुका था। लोगों में को न केवल अंग्रेजों का सहयोग न करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए भी आह्वान किया गया। यानी अंग्रेजों की बात वो न माने, ऐसे उनसे आह्वान किया गया। सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किया गया। आंदोलन फैला तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाने लगा। घटनाओं से भयभीत औपनिवेशिक सरकार कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने लगी। बहुत सारे स्थानों पर हिंसक टकराव हुए और अप्रैल 1930 में जब महात्मा गांधी के समर्पित साथी अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार किया गया तो गुस्साई भीड़ पुलिस को गोलियों का सामना करते हुए सड़कों पर उतर आई। बहुत सारे लोग मारे गए। महीने भर बाद जब महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया तो शोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने अंग्रेजी शासक के प्रति
पुलिस चौकियों, नगर पालिका भवनों, अदालतों और रेलवे स्टेशनों पर हमले प्रारंभ कर दिए। भयभीत सरकार ने निर्मम दमन का रास्ता अपनाया और शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर हमले किए गए। औरतें व बच्चों को मारा पीटा गया और लगभग 1 लाख लोग गिरफ्तार किए गए। महात्मा गांधी ने फिर आंदोलन वापस ले लिया। आंदोलन में हिंसा भी हो रही थी। अहिंसा के समर्थक गांधी जी ने एक बार फिर आंदोलन वापस ले लिया। 5 मार्च 1931 को उन्होंने इरविन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। गांधी इरविन समझौते के द्वारा गांधी जी लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी, जबकि इसके पहले उन्होंने बहिष्कार कर दिया था। दिसंबर 1931 में सम्मेलन के लिए गांधी जी लंदन गए। यह वार्ता बीच में ही टूट गई और उन्हें निराश वापस लौटना पड़ा। यहाँ आकर उन्होंने पाया कि सरकार ने नए सिरे से दमन करना शुरू कर दिया है। गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में थे। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था और महासभाओं, प्रदर्शनों, बहिष्कार जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने लगे। साल भर तक आंदोलन चला लेकिन 1934 तक आते आते उसकी गति धीमे पड़ने। अब देखिए लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया। इसमें अलग अलग लक्ष्य एक न होकर भिन्न भिन्न थे, अलग अलग थे। इनको सबकी अपनी अपनी इच्छाएं थी, आकांक्षाएं थी। इसमें संपन्न किसान, गरीब किसान, व्यवसायी वर्ग सभी सम्मिलित हो गए। संपन्न किसानों ने क्या किया? गांव में संपन्न किसान समुदाय जैसे गुजरात के पटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन में सक्रिय थे। व्यावसायिक फसलों की खेती करने के कारण भारत में मंदी और गिरती कीमतों से वे अत्यधिक परेशानियों का सामना कर रहे थे। जब उनकी नगद आय खत्म होने लगी, कम होने लगी, उन्होंने सरकारी लगान चुकाना असंभव हो गया उनके लिए, तो और सरकार लगान कम करने को तैयार ही नहीं थी। तो उन्होंने अपने समुदायों को एकजुट किया और कई बार अनिच्छुक सदस्यों का बहिष्कार के लिए बाध्य किया। उनके लिए स्वराज की लड़ाई भारी लगान के विरुद्ध लड़ाई थी। लेकिन जब सन 1931 में लगान के घटे बिना आंदोलन वापस ले लिया गया तो उन्हें बहुत निराशा हो गई। परिणाम स्वरूप जब 1932 में आंदोलन दोबारा शुरू हुआ तो उनमें से बहुतों ने हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। अब गरीब किसान केवल लगान में कमी नहीं चाहते थे, उनमें से तो बहुत सारे किसान जमींदारों से पट्टे पर जमीन लेकर खेती कर रहे थे। महामंदी लंबी खिंची और नगद आमदनी गिरने लगी तो छोटे पटीदारों के लिए जमीन का किराया चुकाना भी असंभव हो गया, कठिन हो गया। वे चाहते थे कि उन्हीं जमींदारों को किराया चुकाना था तो उसे माफ कर दिया जाए। इसके लिए उन्होंने कई रेडिकल आंदोलनों में भाग लिया, जिसके नेतृत्व प्राय समाजवादियों और कम्युनिस्टों के हाथों में होता था। अमीर किसानों और जमींदारों की नाराजगी के भय से कांग्रेस किराया विरोधी आंदोलनों को समर्थन देने में प्राय हिचकिचाती थी। इसी कारण गरीब किसान और कांग्रेस के बीच संबंध अनिश्चित बने रहे। अब व्यवसायी लोगों ने भी अपना पहले विश्व युद्ध के दौरान भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों ने भारी मुनाफा कमाया था और वे ताकतवर हो चुके थे। ज्यादातर व्यवसायी स्वराज को एक ऐसे युग के रूप में देखते थे जहां कारोबार पर औपनिवेशिक पाबंदियां नहीं होंगी और व्यापार व उद्योग निर्बाध ढंग से फल फूल सकेंगे। गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद व्यावसायिक संगठनों का उत्साह भी मंद पड़ गया। उन्हें उग्र गतिविधियों का भय था। वे लंबी अशांति की आशंका और कांग्रेस के युवा सदस्यों में समाजवाद के बढ़ते हुए प्रभाव से बहुत भयभीत। औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में नागपुर के अतिरिक्त और कहीं भी बहुत बड़ी संख्या में हिस्सा नहीं लिया। सन 1930 में रेलवे कामगारों की और सन 1932 में गोदी कामगारों की हड़ताल हुई। सन 1930 में छोटा नागपुर को टिन खानों के कारण हजारों मजदूरों ने गांधी टोपी पहनकर रैलियों में आना और बहिष्कार अभियानों में भाग लेना शुरू कर दिया। कांग्रेस को लगता था कि इससे उद्योगपति आंदोलन तो दूर चले जाएंगे और साम्राज्यवाद विरोधी शक्तियों में भी फूट पड़ जाएगी। इस आंदोलन में महिलाओं ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया।
गांधी जी के नमक सत्याग्रह के दौरान हजारों महिलाएं उनकी बात सुनने के लिए घर से बाहर आ जाती थीं और उन्होंने जुलूसों में हिस्सा भी लिया, नमक बनाया, विदेशी कपड़ों और शराबों की दुकानों की पिकेटिंग भी की। बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं जेल भी गईं। लेकिन सार्वजनिक भूमिका में इस इजाफे का मतलब यह तो नहीं था कि औरतों की स्थिति में कोई भारी बदलाव आने वाला था। गांधी जी का मानना था कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ, अच्छी पत्नी की भूमिकाओं में निर्वाह करना भी औरत का असली कर्तव्य है। इसलिए लंबे समय तक कांग्रेस संगठन में किसी भी महत्वपूर्ण पद पर औरतों को जगह देने से वे हिचकिचाते रहे। कांग्रेस को उनकी प्रतीकात्मक उपस्थिति में ही दिलचस्पी। सविनय अवज्ञा की कुछ सीमाएं थीं। सभी सामाजिक समूह स्वराज की अमूर्त अवधारणा से प्रभावित नहीं थे। ऐसा ही एक समूह राष्ट्र के अछूतों का था। वे 1930 के बाद खुद को दलित और उत्पीड़ित कहने लगे थे, लेकिन महात्मा गांधी ने ऐलान किया कि अस्पृश्यता यानी छुआछूत को खत्म किए बिना 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती। अछूतों और हरिजन यानी ईश्वर की संतान बताया। उन्हें मंदिरों, सार्वजनिक तालाबों, सड़कों और कुओं पर समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया। डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों के सवाल पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ उनका काफी विवाद भी हुआ। जब ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की मांग मान ली तो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। उनका मत था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था से समाज में उनके एकीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। आखिरकार अंबेडकर ने गांधी जी की राय मान ली और सितंबर 1932 में पूना एक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए। इससे दमित वर्गों में, जिन्हें अनुसूचित जाति के नाम से जाना जाता था, यानी आज दलित कहा जाता है, उनको प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गईं। हालांकि उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में भी होता था। फिर भी दलित आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन की शंका की दृष्टि से देखता रहा। इसी दौरान एक नई मुसीबत पैदा हो गई। मुस्लिम राजनीतिक संगठनों ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति कोई खास उत्साह नहीं दिखाया। असहयोग खिलाफत आंदोलन के शांत पड़ जाने के कारण मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका कांग्रेसों से कटा हुआ महसूस करने लगा। जैसे जैसे हिंदू मुसलमानों के बीच संबंध खराब होते गए, दोनों समुदाय उग्र धार्मिक जुलूस निकालने लगे। इससे कई शहरों में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक टकराव और दंगे होने लगे। हर दंगे के साथ दोनों समुदायों के बीच फासला बढ़ता गया। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, उस समय समुदायों के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल बना हुआ था। कांग्रेस से कटे हुए मुसलमानों का बड़ा तबका किसी संयुक्त संघर्ष के लिए तैयार ही नहीं था। बहुत सारे मुस्लिम नेता, बुद्धिजीवी भारत में अल्पसंख्यकों के रूप में मुसलमानों की हैसियत को लेकर चिंता जता रहे थे। उनको भय था कि हिंदू बहुसंख्या के वर्चस्व की स्थिति में अल्पसंख्यकों की संस्कृति और उनकी पहचान सामूहिक अपनेपन का भाव उत्पन्न होने लगा। और राष्ट्रवाद की भावना तब पनपती है जब लोग ये महसूस करने लगते हैं कि वे एक ही राष्ट्र के अंग हैं। जब वे एक दूसरे की एकता के सूत्र में बांधने वाली कोई साझा बात ढूंढ लेते हैं, वे ऐसा महसूस करते हैं कि वे एक ही राष्ट्र के अंग हैं। जब वे एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधने वाली कोई साझा अनुभव करते हैं, तो भारत में साझा अनुभव और सामूहिक अपनेपन की भावना आंशिक रूप से संयुक्त संघर्षों के चलते उत्पन्न हुई थी। इसके अतिरिक्त बहुत सारी सांस्कृतिक प्रक्रियाएं भी थीं जिनके द्वारा राष्ट्रवाद लोगों की कल्पना और अंतःकरण पर छा गया था। इतिहास व साहित्य, लोक कथाएं व गीत, चित्र, प्रतीक सभी ने राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना अपना योगदान दिया। 20वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के समय भारत माता की पहचान को भारत माता की छवि का रूप लेने लगी। यह तस्वीर पहली बार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई थी। 1870 के दशक में उन्होंने मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा था। बाद में इसे उन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल कर लिया। यह गीत बंगाल में स्वदेशी आंदोलन में खूब गाया गया। स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से
अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि को चित्रित किया। राष्ट्रवाद का विचार भारतीय लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने के आंदोलन से भी मजबूत हुआ। 19वीं सदी के आखिरकार में राष्ट्रवादियों ने भाटों व चरणों के द्वारा गाई सुनाई जाने वाली लोक कथाओं को दर्ज करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ रहा था, राष्ट्रवादी नेता लोगों को एकजुट करने और उनमें राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने भरने में विशिष्ट प्रकार के चिन्हों और प्रतीकों के बारे में और अधिक जागरूक होते गए। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा जो हरा, पीला, लाल तैयार किया गया था, उसमें ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते हुए कमल के 8 फूल और हिंदुओं व मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता हुआ एक अर्धचंद्र दर्शाया गया था। सन 1921 में गांधी जी ने भी स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था। यह भी तिरंगा सफेद, हरा और लाल था। इसके मध्य में गांधीवादी प्रतीक चरखे को स्थान दिया गया था, जो स्वावलंबन का प्रतीक था। जुलूसों में यह झंडा थाम कर चलना शासन के प्रति अवज्ञा का संकेत था। अब इतिहास की पुनर्व्याख्या होने लगी। इतिहास राष्ट्रवादी पर एक मजबूत राष्ट्र बन गया, सामूहिक एकता में बदल गया। इतिहास की पुनर्व्याख्या राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का एक महत्वपूर्ण साधन बनी। 19वीं सदी के अंत तक आते आते बहुत सारे भारतीय यह अनुभव करने लगे थे कि राष्ट्र के प्रति गर्व का भाव जगाने के लिए भारतीय इतिहास को अलग ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। अंग्रेजों की दृष्टि में भारतीय पिछड़े हुए और आदिम लोग थे, जो अपना शासन स्वयं नहीं संभाल सकते थे। इसके जवाब में भारत के लोग अपनी महान उपलब्धि की खोज में अतीत की ओर देखने लगे। उन्होंने उस गौरवमय प्राचीन युग के बारे में लिखना प्रारंभ कर दिया कि जब कला और वास्तुशिल्प, विज्ञान और गणित, धर्म और संस्कृति, कानून और दर्शन, हस्तकला और व्यापार फल फूल रहे थे, तो बौद्धिकों का कहना था कि इस महान युग के बाद पतन का समय आया और भारत को गुलाम बना लिया गया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने लोगों के असंतोष और परेशानियों को स्वतंत्रता के संगठित आंदोलनों में समाहित करने का प्रयत्न किया। महात्मा गांधी ने आंदोलनों के द्वारा पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया, लेकिन इन आंदोलनों में हिस्सा लेने वाले विभिन्न समूह और वर्ग अलग अलग औपनिवेशिक शासन से मुक्ति का भी सबके लिए अपना अपना अर्थ था। कांग्रेस ने इन विभेदों और मतभेदों को हल करने और सुनिश्चित करने के लिए सदैव प्रयास किया, और एक समूह की मांगों के लिए कारण कोई दूसरा समूह दूर न चला जाए, यही कारण था कि आंदोलन के भीतर प्रायः बिखराव आ जाता था, या प्रायः हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्र उभर रहा था, या औपनिवेशिक शासन से मुक्ति की चाह रखने वाला बहुत सी आकांक्षाओं का सम्मिलित रूप था। इसलिए अन्य समुदाय कभी कभी अलग थलग महसूस करने लगे। इसका प्रभाव ये पड़ा कि भारत छोड़ो आंदोलन कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे शुरू हुआ। अंग्रेजी सरकार के खिलाफ बढ़ता हुआ गुस्सा विभिन्न समूहों और वर्गों को स्वतंत्रता की साझा में संघर्ष में खींच रहा था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने लोगों के असंतोष और परेशानियों को स्वतंत्रता के संगठित आंदोलन में समाहित करने का प्रयास किया। 14 जुलाई 1942 को अपनी कार्यकारिणी में कांग्रेस कार्य समिति ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, जिसमें सत्ता का भारतीयों को तत्काल हस्तांतरण कर एवं भारत छोड़ने की मांग की गई। 8 अगस्त 1942 को बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसमें पूरे देश में व्यापक पैमाने पर एक अहिंसक जन संघर्ष का आह्वान किया गया। इस अवसर पर गांधी जी ने प्रसिद्ध करो या मरो का भाषण दिया। भारत छोड़ो इस आह्वान ने देश के अधिकतर हिस्सों में राज्य व्यवस्था को ठप कर दिया। लोग स्वतः ही आंदोलन में कूद पड़े। लोगों ने हड़तालें की और राष्ट्रीय गीतों व नारों के साथ प्रदर्शन किए तथा
जुलूस निकाले। यह आंदोलन वास्तव में एक जन आंदोलन था जिसमें छात्र, मजदूर और किसान जैसे हजारों साधारण लोगों ने हिस्सा लिया। नेताओं की सक्रिय भागीदारी भी देखी गई, जिसमें जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया और बहुत सारी महिलाएं जैसे बंगाल से मातंगिनी हाजरा, असम से कनकलता बरुआ और उड़ीसा से रमा देवी भी थी। अंग्रेजों द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग के बावजूद इसे दबाने में 1 वर्ष से अधिक का समय लग गया। भारत छोड़ो आंदोलन अपने में सफल भी हुआ। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ा, राष्ट्रवादी नेताओं ने लोगों को एकजुट करने तथा उनमें राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए विभिन्न प्रकार के चिन्हों और प्रतीकों का प्रयोग किया। अंग्रेज सरकार के विरुद्ध तीव्र गति से बढ़ता गुस्सा भारतीय समूहों एवं वर्गों के स्वतंत्रता का साझा संघर्ष बनता जा रहा था। इस प्रकार से आपने देखा स्टूडेंट्स कि भारत में राष्ट्रवाद कैसे हुआ और भारत कैसे स्वतंत्र हुआ, अंग्रेजों को भारत से कितनी मुश्किल से हटाया गया। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक भी कीजिए। थैंक यू।